हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस। आज हम हिंदी पेडागॉजी स्टार्ट करेंगे। कल मैंने सिलेबस डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, जो पेपर पढ़ना है हमें हिंदी पेडागॉजी का, उसमें भाषा को जानेंगे कि भाषा का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि ये भाषा आए ही, लेकिन पूरे पेपर में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। और स्टार्टिंग में हम ये जान ही जाएं कि लैंग्वेज क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर होता है। और ये भी होता है कि चांसेस कि कहीं ना कहीं पेपर में इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जोड़ के ही, किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन को जोड़ के क्वेश्चन दिया जा सकता है। और समझने में आसानी के लिए भी पूरी जो पेडागॉजी है हिंदी की, उसको समझने के लिए भी भाषा का अर्थ जानना ज़रूरी होती है, उसकी विशेषताएं जानना ज़रूरी होता है। शुरू करते हैं। भाषा का क्या अर्थ है? तो भाषा क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि भाषा क्या होती है, तो भाषा आपको समझ में आएगा कि संप्रेषण है, जिसके द्वारा हम लोग अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, भाषा क्या करती है, भाषा का क्या काम होता है? तो जो भाषा होती है हमारे व्यक्तित्व को अच्छा बनाती है, हमारे व्यक्तित्व को क्या बनाती है? अच्छा बनाती है। हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, कौन सी क्षमता? हमारी बौद्धिक क्षमता को ऊंचा करती है। बौद्धिक क्षमता या फिर बौद्धिक क्षमता प्रदान करती है। बौद्धिक क्षमता प्रदान करती है। हमारी संज्ञानात्मक जो एबिलिटी है उसको बढ़ाती है। संज्ञानात्मक का क्या होता है? विकास होता है। किसके द्वारा होता है? तो वो है भाषा के माध्यम से हमारी संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है। ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। जो हमारे बुक में दिया हुआ है, देखते हैं कि अपने विचारों का अर्थ यहाँ से देखेंगे। अपने विचारों को दूसरे को समझाने का और दूसरे की बातों को समझने का माध्यम भाषा है। अर्थात विचारों की अभिव्यक्ति, यहाँ पे दिया है ना, विचारों की अभिव्यक्ति और समझने का माध्यम ही भाषा कहलाती है। भाषा के विकास में निम्न 3 शक्तियाँ आधार हैं। क्या कौन कौन सी शक्ति है? देखिए, आगे बात बुद्धि की बात करेंगे तो संज्ञानात्मकता की बात करेंगे। और फिर विचार है, जो हमारे थॉट हैं, जो हमारी चिंतन शक्ति है, उसकी बात करते हैं। ये 3 चीज़ हो गया। निसंदेह कुछ भाव और विचार विभिन्न संकेतों द्वारा भी प्रदर्शित और ग्रहण किए जा सकते हैं। मतलब कुछ संकेत द्वारा सामाजिक जीवन का कार्य और व्यवहार नहीं चलाया जा सकता है, अतः भाषा का स्थान अन्य कोई माध्यम नहीं ले सकता है। मतलब अपनी भाषा को किसी दूसरे तक पहुंचाना है, अपनी बात को, अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाना है, तो उसका माध्यम क्या होगा? उसका माध्यम लैंग्वेज, भाषा होगी। वो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, कोई भी भाषा हो सकती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हम कुछ डिफिनीसन देख लेंगे, डिफिनीसन को याद भी कर लेंगे। 2-3 डिफिनीसन। पहले है सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार क्या डिफिनीसन दिया है इन्होंने भाषा की। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्री झंकार है, जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। क्या डिफिनीसन दिया? भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री झंकार है, जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। स्वर से अभिव्यक्ति होती है, तो सही बात है, स्वर से अभिव्यक्ति होती है। फिर चलते हैं, महर्षि पतंजलि की डिफिनीसन देखेंगे। यहाँ पर हम महर्षि पतंजलि की, जो वाणी में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। इन्होंने एक लाइन में अपनी डिफिनीसन कर दी और हम इसको याद भी आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग अभी
इसी समय इस डिफिनीसन को भी याद कर लीजिए। जो वाणी में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। किसने कहा है? तो महर्षि पतंजलि ने कहा है। नेक्स्ट है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। इनकी डिफिनीसन भी हमको देख लेते हैं। भाषा वह साधन है जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। तो यहाँ पर अपने विचार को दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार स्वयं स्पष्टता समझ सकता है। तो यहाँ पर जो डिफिनीसन पूरी हो जाएगी, यानी अपनी भी बात कह सकेगा और दूसरे की बात भी समझ सकेगा। किसके माध्यम से? भाषा ऐसा साधन है। किसकी डिफिनीसन है? ये डिफिनीसन है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। इस तरह आप और भी डिफिनीसन देख लीजिएगा और इसकी वो जो है नोट्स है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप टाइम्स ऑफ बेड क्लासेस में अपलोड कर देंगे। आप वहाँ जा के भी चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम किसी भी भाषा को पढ़ते हैं तो उसकी विशेषता को भी पढ़ते हैं। तो यहाँ विशेषता देखते हैं। विशेषता क्या है? उपयुक्त विशेषता देखते हैं कि कौन कौन सी विशेष। भाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का क्या हुआ? माध्यम हुआ। सेकंड है भाषा का विकास, अर्जन और प्रयोग तीनों ही समाज में होता है। यानी विकास कहाँ होता है, इसको अच्छे से समझिए, ये हमेशा काम आने वाली चीज़ है। भाषा का विकास कहाँ होता है? तो भाषा का विकास होता है समाज में। अर्जन कहाँ होता है? वो भी समाज में। प्रयोग कहाँ होता है? तो वो भी समाज में ही होता है। ये 3 शब्द आप याद कर लीजिए, ये हमारे सीटेट तक काम आने वाले हैं। विकास, भाषा का विकास, भाषा का अर्जन, भाषा का प्रयोग, ये चीज़ ही हो गई। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। भाषा का हस्तांतरण होता है। सही बात है, भाषा का हस्तांतरण होता है। भाषा परंपरा से प्राप्त होने के साथ साथ क्या होती है? अर्जित भी करनी पड़ती है। मतलब हस्तांतरण तो होता है, ठीक है, लेकिन हम आते हैं समाज में तो उसके बाद हम भाषा को क्या करते हैं? सीखते हैं। भाषा का क्या करते हैं? अर्जन करते हैं। आप अर्जन शब्द अच्छे से याद कर लीजिए, हमेशा काम आने वाला शब्द है और आपको जो भी आने वाले पेपर में आपको ये अर्जन करके सीटेट में भी पूछेगा। सीखने से भाषा का अर्जन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। चौथा पॉइंट है भाषा समाजीकरण का एक आयाम है। सही बात है, समाजीकरण का एक आयाम है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसकी भाषा को क्या करता है? उसकी भाषा को सीखता है। नेक्स्ट है हमारा 5वां पॉइंट, भाषा मौखिक तथा लिखित प्रतीक, शब्दों, संकेतों और चिन्हों को समन्वित करती है। यानी कि कोई भी भाषा होती है वो अपने आप में इन सभी चीज़ों को क्या करती है? इन सभी चीज़ों को समन्वित करती है। प्रतीक, शब्द, संकेत, चिन्ह को क्या करती है? समन्वित करती है। फिर हम अपना 6 पॉइंट देखेंगे कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। यहाँ अनुकरण शब्द आप याद कर लीजिए और पूरा चीज़ आप इसको बना के भी लिख लेंगे। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अनुकरण कहाँ से करेगा बालक? तो माता पिता से करेगा, भाई बहन से, अध्यापक, पड़ोसियों आदि से वो क्या करेगा? अनुकरण करेगा। और अपना 7वां पॉइंट देखेंगे। भाषा एक सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषा का कोई स्थायी और अंतिम स्वरूप नहीं होता है। मतलब भाषा क्या होती है? भाषा समाज में चलती रहती है और इसका विकास जो होता है बहुत धीमे धीमे होता है, ये रुकती नहीं है। तो भाषा कोई स्थायी और अंतिम स्वरूप नहीं होता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये वो पॉइंट है या ये वो लेक्चर है जो आपको पूरी इस हिंदी जो है उसमें पूरे में पूरे ये काम करेगा। आप अपनी हिंदी पेडागॉजी जब पूरी पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा चीज़ आपको काम करने वाला है, इसलिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलेंगे, भाषा मनुष्य की वह कला है जो इसमें प्रमुख रूप से बोलने, लिखने, देखेंगे आप, बोलने, लिखने, पढ़ने, सुनने का कौशल सम्मिलित होता है। मतलब कि कोई भाषा पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, 4 चीज़ें हैं। उसके बाद
क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? भाषा में परिवर्तन की गति बहुत धीमी होती है। जैसे मैंने आपको बताया, भाषा में परिवर्तन निम्न रूपों में होता है, इसको छोड़ दीजिए। भाषा 11वां पॉइंट है, किसी भी भाषा के बोलने पर वह उस स्थान की जलवायु, सभ्यता आदि का प्रभाव उस भाषा पर पड़ता है। अब थोड़ा सा हम उद्भव देख लेंगे कि उद्भव क्या है। यहाँ पर भाषा का उद्भव किससे होता है? तो भाषा का उद्भव परिस्थितियों से होता है। इसको पॉइंट को आप याद कीजिए, भाषा का उद्भव परिस्थितियों से होता है। कुछ विद्वान का मत है कि प्रारंभिक काल में मनुष्य जो रहता था वह परिस्थितियों के परिणामस्वरूप भाषा की उत्पत्ति हुई। जैसे कि यहाँ कोई भी परिस्थिति पड़ती है तो अचानक आपके मुंह से कोई आवाज़ उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि अचानक से कोई जानवर आ गया तो आप चीख उठेंगे, तो चीखने का उद्भव, चीखने की आवाज़ का उद्भव हुआ। इसी तरह ये एग्जाम्पल था, कोई भी परिस्थिति रहती है समाज में तो उसी के अनुरूप भाषा भी विकसित होती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको आप हमेशा के लिए आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड आगे आप पर में काम आएगा। तो इस शब्द को भी आप उसी तरह याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये शब्द याद ही करना है। परिस्थितियों का परिणाम है। भाषा क्या है? भाषा परिस्थितियों का परिणाम है। आगे चलते हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है बोलने की प्रेरणा। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, बोलने की प्रेरणा। जब हम सुनते रहते हैं, समाज में रहकर सारी बातें अपने दिमाग में सुनते हैं, तो खाली सुनते ही नहीं हैं, सुनते सुनते हम, जैसे बच्चा पैदा होता है तो 2 या 3 साल बाद ईयर से वो क्या करना चाहता है? सुनते सुनते फिर वो कुछ बोलना चाहता है। तो उसको बोलने की प्रेरणा कहाँ से हुई? इस समाज से हुई है। तो यहाँ पर उद्भव भी भाषा का किससे होगा? बोलने की प्रेरणा किससे आएगी? तो समाज से आएगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति, इसको आप लिख लीजिए, प्रकृति। इसके साथ आप एक चीज़ प्रकृति याद कीजिए। जब कुछ भी नहीं था तो मानव प्रकृति के साथ रहता था। प्रकृति में जो आवाज़ें थीं उसी के अनुरूप वो निकालने की कोशिश करता था। तो प्रकृति के साथ साथ धीरे धीरे भाषा का उद्भव हुआ। यहाँ हम भाषा का उद्भव देख रहे थे। तो प्रकृति के साथ रहकर मानव ने क्या किया? भाषा का उद्भव किया। ठीक है। फिर एक है, ये पॉइंट है हमारा प्राणी शास्त्रीय विशेषता। तो प्राणी शास्त्रीय यानी कि जो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर है, यानी जो हमारे शरीर की संरचना है, वो जीभ है इस तरह की है कि हम कोई शब्द अपनी जीभ को ट्विस्ट कर करके क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो हमारी संरचना ही ऐसी है कि इस भाषा ऐसे निकलती है, शब्द ऐसे निकलते हैं और भाषा का उद्भव में सहयोग बनता है। तो ये हमारा लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट था पूरी पेडागॉजी के लिए। आगे के लेक्चर भी पूरे आपके सिलेबस बेस होंगे और ऐसा दिया जाएगा लेक्चर कि आपको समझ में आ जाए और आपकी आंसर राइटिंग अच्छे से हो जाए। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।